Good evening, sir. पढ़ो जल्दी पढ़ो फटाफट। ठीक है। ये कौन नए नए लोग आ रहे हैं, मतलब कहाँ अफगान से आ गए हैं लोग हैं? कुछ नए चेहरे बिल्कुल एकदम। ये उठो भाई तुम, जाओ वहां जाओ चलो। ये जो तुम्हारी रो है ना, हाँ तुम्हारी वाली, तुम लोगों को बिठाना है, ठीक है। ये बीच में क्या बैग वैग रख रखा है क्या? क्या है ये? यार मतलब इंसानियत खत्म हो गई क्या बिल्कुल ही? अब ये भी सिखानी पड़ेगी? है यहाँ लोगों के बैठने की जगह नहीं है, तुम बैग को आराम से रख के बैठे हो। गजब टोपीबाज लोग, जाओ बेटा जाओ। चलो ठीक है। कल जितना भी पढ़ाया गया था, क्या सब कुछ पढ़ के आए हो भाई? ठीक है। होमवर्क तो दिया ही नहीं था, पुराना वाला ही होमवर्क डिस्कस नहीं हो पाया था पूरा, क्लास ऑफ हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन, और वो भी हेड ऑन। कौन सा? हेड ऑन। अभी हम हेड ऑन की बात कर रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन बाद में। अभी हम हेड ऑन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इन इलास्टिक कोलिजन्स को कवर करेंगे। किस कोलिजन को? इन इलास्टिक कोलिजन को। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब बताओ क्या होता है? क्यों भाइयों, क्यों जनाब? एक ऐसा कोलिजन जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और लगभग जितने भी कोलिजन हमने ऑब्जर्व किए हैं, वो लगभग सारे ही कोलिजन्स अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम देख रहे हैं, वो इन इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इन इलास्टिक। उनमें जब कोलिजन होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो क्या होगी? लॉस होगी ही होगी। इलास्टिक कोलिजन तो एक आइडियल सिचुएशन है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या है? कंजर्व। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है तो उस समय हीट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और भी अदर फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। मतलब इलास्टिक कोलिजन जो अब तक हमने पढ़ा, रियल लाइफ में या रियलिटी में एक्चुअल में इस तरीके की कोलिजन्स जनरली हमें देखने को नहीं मिलते। हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इन इलास्टिक कोलिजन्स की चर्चा करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन्स को समझने से पहले एक टर्म है जिसको समझना जरूरी है, और उस टर्म को बोला जाता है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सिर्फ छापना शुरू करें, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा कि क्या होता है।
मैंने सुना है कि फिजिक्स का पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आ रहे हो आजकल। ये अफवाह सही है क्या? क्या कह रहे हो, कौन बताया है? ऐसी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे अच्छे विचार आप कैसे सोच सकते हैं? क्यों भाई, तुमने छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? पढ़ाई लिखाई, और क्या छोड़ोगे? हैं? कैसी गजब बातें कर रहे हैं। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? रोज पढ़ रहे हो? कबूतर बना देंगे, बता दिए हैं। और उड़ाएंगे इसी रूम में फिर, और यहाँ पर नाच करवाएंगे फिर। आज तो इसके बाद तो तुम्हारी भी कोई क्लास नहीं है, मेरी भी कोई क्लास नहीं है। और माँ कसम, अगर ये ऑनलाइन नहीं होना तो 9 बजे तक नॉन स्टॉप चलने दें। चलाइए। बातचीत नहीं? नहीं तो नाला दिख रहा है पीछे। छो, छोटी गंगा बोल करके कुदा दिया जाएगा उसी में। इस बहाने तुम नहा भी लोगे। कितने। और देखो, ऐसा है कि स्टेडियम वैसे ही खचाखच भरा हुआ है, तो नहा धो के आया करो एक तो, नहीं तो तुम्हारी वजह से आसपास वाली जनता फेंट हो जाएगी। कब नहाए थे आखिरी बार? जब? क्या, दिवाली पे? तो कितने अच्छे बच्चे गुड इवनिंग लिख रहे हैं। 10 बार एक बच्चा लिख चुका है। देखिएगा, छपाई हो गई? अगर नहीं हो पाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में करेंगे, अब कोई नहीं लिखेगा, बाद में नोट करिएगा, ठीक है? पहले समझ लेते हैं काम क्या। कहाँ लुढ़क के जा रहे हो बे? सेकंड फ्लोर है। बोतलें लुढ़का रहे हैं, खाली बोतलें होंगी, आई ब्रेक में करी होंगी खाली। यस। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? 2 से 3 मिनट तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है? ये एक कॉफिशिएंट है जो कि कोलिजन के लिए डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले उसको समझते हैं। आपको याद होगा
मैंने स्प्रिंग एनालॉजी से इसे समझाने की कोशिश करी थी कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलिजन करती है, तो जब कोलिजन होता है उस मोमेंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो पहले क्या होता है कि दोनों बॉडीज डिफॉर्म होती है। क्या होती हैं? डिफॉर्म होती हैं। मतलब उन बॉडीज की जो शेप है वो चेंज होती है। फिर दोबारा से वो बॉडी क्या होती है? रिफॉर्म होती है। क्या ये याद आ रहा है? मतलब जैसे कि ये दो बॉडीज आ रही है, ठीक है, और अब V1 सॉरी M1 M2 के साथ कोलिजन करने वाला है। जब M1 का M2 के साथ कोलिजन होगा तो पहले इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम होंगी। अरे होंगी या नहीं होंगी? लेकिन दूरियां एक लेवल तक ही कम हो सकती है, उससे ज्यादा तो कम हो नहीं पाएंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस बॉडी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद इनके बीच की ये जो दूरियां हैं ये धीरे धीरे फिर से दोबारा से क्या होंगी? बढ़ेंगी, और बॉडी विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि पहले डिफॉर्मेशन होता है और उसके बाद रिफॉर्मेशन होता है। ऐसा आप फील भी कर सकते हो। एक बॉल उठाओ, किसकी? रबड़ की। थोड़ी इलास्टिक बॉल है, और उस रबड़ की बॉल को उठा करके यहां फेंक करके मारो, तो जब वो बॉल यहां पर टकराएगी तो उस दौरान जब वो टकराएगी तो धीरे 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 वो पहले डिफॉर्म होगी। क्या होगी? डिफॉर्म। और फिर दोबारा से वो क्या होगी? रिफॉर्म होगी। क्या समझ पा रहे हो? तो डिफॉर्मेशन के दौरान ऑब्वियस है डिफॉर्मेशन का एक इंटरवल होगा, वो इंटरवल बहुत छोटा होगा लेकिन इंटरवल तो होगा ना। तो उस इंटरवल के दौरान जो इंपल्स लगा, क्या लगा? इंपल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, और रिफॉर्मेशन के दौरान जो इंपल्स लगा। अब देखना, इंपल्स ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, इसके रेशियो को बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है? ई। और यही ई आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इंपल्स निकालने का ये तरीका होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ। मान लो रिफॉर्मेशन के दौरान जो फोर्स लगा वो किसी टी टाइम पे एफ आर था, तो इस तरीके से लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ एफ आर डी टी, और इसको भी लिखूंगा एफ डी डी टी। ठीक है, इंटरवल बहुत छोटा होता है लेकिन ये फोर्स बहुत छोटा नहीं होता। फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि भैया जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलिजन करती है, जब इस दीवार पर बॉल को फेंक करके मारोगे तो जब दीवार यहाँ पे टकराएगी, क्या लगता है तुम्हें 1 या 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगी? नहीं लगाएगी भाई। तुम्हें लगता है कि नहीं सर कम लगाएगी, तो जब मैं बॉल फेंक करके मारूं तो बीच में हाथ रख लेना, अपने आप फील हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को ई बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फॉर अवर कैलकुलेशंस ई की जो वैल्यू है, जितने भी हम कोलिजन्स पढ़ते हैं उनमें जो ई की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और ई एक ऐसा कोफिशिएंट है जिसको देख करके अगर हमें दिया हुआ है या हम कैलकुलेट कर पाए तो ई को देख करके वी कैन डिसाइड अबाउट व्हाट, कि वो कोलिजन किस टाइप का है। मतलब अगर वो कोलिजन इलास्टिक हुआ, क्या हुआ बेटा? इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो कसम से ई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और अगर वो कोलिजन इन इलास्टिक है, कैसा है? इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से कम होगी। और इन इलास्टिक का एक बहुत ही स्पेशल केस, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर वो परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो उसमें ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। These two are the extreme। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, और इस वाले केस में मैकेनिकल एनर्जी का लॉस क्या मैक्सिमम होता था? मतलब जनाब अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन, क्या पूछा जाए? टाइप ऑफ कोलिजन, तो सबसे पहले इस दिमाग में जो पहला थॉट क्लिक करेगा वो ये करेगा कि ई की वैल्यू क्या है। अगर ई की वैल्यू निकालने में हम सक्सेसफुल रहे तो ई को तुरंत देख करके बता सकते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मतलब यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस कोफिशिएंट विल डिसाइड द नेचर ऑफ अ कोलिजन। न्यूटन सर की आदत थी हर जगह टांग अड़ानी थी। उन्हीं की देन है कि आज आप फिजिक्स पढ़ पा रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ने जब ये रेशियो निकाला, जब ये रेशियो कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, जो काम की बात है, मुद्दे की बात है, सिर्फ उसी बात पे हम फोकस कर रहे हैं। जब ये कैलकुलेट किया गया तो उन्होंने देखा कि ये जो रेशियो था, ये रेशियो बराबर आ रहा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ऐसा लग रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तुमने सुना था, क्या बात कर रहे हो? क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी सुना था? तो बस हम ये कह सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 है और v2 है और जस्ट आफ्टर द कोलिजन मान लो m1 की जो वेलोसिटी है वो है v1 डैश और m2 की जो वेलोसिटी है वो क्या है v2 डैश, तो ऊपर सेपरेशन वाली वेलोसिटी आएगी और नीचे अप्रोच वाली। देखो अब ये याद करो कि ऊपर 2 में से 1 को माइनस किया, नीचे 1 में से -2 किया है, तो इतना तो सब हमें याद नहीं रहेगा। हमें क्या देखना, बड़ा छोटा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, अगर ऊपर ये है फाइनल वेलोसिटीज, ये डैश लगा हुआ है तो कौन सी वेलोसिटीज है और ये कौन सी है, क्या सहमत हो? तो यहां पर ऊपर हमें फाइनल वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब वेलोसिटीज हैं, क्या है वेलोसिटीज हैं, और नीचे हमें इनिशियल वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, ऊपर अगर 2 में से 1 को माइनस किया है, 2 में से 1 को मतलब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी में से पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को अगर सब्ट्रैक्ट किया है, ऊपर अगर 2 में से 1 को किया है तो नीचे 1 में से 2 को कर देना। कोई मैं नहीं कर रहा, मैं तो ऊपर 1 में से 2 करूंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऊपर इस तरीके से लिख देता तो बस क्या नीचे हम क्या लिख दें, क्या जे और जे सेम है लल्लू की नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बी केयरफुल, जब भी आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो ऊपर फाइनल वेलोसिटीज और नीचे इनिशियल वेलोसिटीज, ऊपर अगर 2 में से 1 को माइनस करें तो नीचे 1 में से 2 को माइनस करें। क्या बात समझ आ रही है? ये वेलोसिटीज है तो विद प्रॉपर साइन या विदाउट साइन है, क्या समझ पा रहे हो? तो हमारे लिए काम की बात, मुद्दे की बात, ये तो देखो सजावट के लिए लिखवाया गया है, इससे तो तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला, ठीक है। लेकिन सवाल कहां से आएगा, यहां से, और ये याद रहना चाहिए, मतलब काम की बात यही है जिससे आपके आगे सारे सवाल बनेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आज के बाद कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो हमारे लिए तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज निकाल पाए, क्या कर पाए, निकाल पाए, तो क्या ई निकाल लेंगे? जनरली लगभग 90% क्वेश्चंस में तो वो ई देता है खुद, कहता है बेटा ई इतना है और अब बताओ कि फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम बात करेंगे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जब पढ़ ही चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द inelastic collisions। यार मैंने जब एक बॉडी का इंटरेक्शन दूसरी बॉडी से होता था तो उस समय मैंने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया था, क्या तुम्हें याद आ रहा है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या वो ग्राफ तुम्हें याद है बेटा? तो क्या उसी ग्राफ को दोबारा भी बनाया जा सकता है? चलो देखते हैं उसी ग्राफ को, ब्लू वाला मार्कर लेकर आओ, जाओ। तो देखो जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जैसे ही कोलिजन होगा उसके बाद क्या होता है, डिफॉर्मेशन। क्या होता है, डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी डिफॉर्म हो रही है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी या नहीं होगी, होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी, क्या होती थी, कम होती थी। क्या याद आ रहा है बेटा? तो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, फिर दोबारा से क्या होता था, रीफॉर्मेशन। क्या होता था, रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन के दौरान ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी। लेकिन इलास्टिक में, किसमें बेटे, इलास्टिक में ये वाला पॉइंट क्या इसको बराबर लेवल पे पहुंचा देता था? क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल होती थी? क्या याद है तुम्हें? लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला, अभी ऐसा नहीं होने वाला। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली नहीं है। मतलब जब बॉडी दोबारा से अपनी शेप्स को रिगेन करता है
तो जो एनर्जी का लॉस ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन हुआ था वो उसे पूरा वापस नहीं मिल पाता। मतलब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये है डिफॉर्मेशन। क्या है बेटा? डिफॉर्मेशन। ये वो पीरियड है जब एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या हो रही है? कम हो रही है। दूरियां जब कम हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था? वंडरफुल। लेकिन वो दूरियां बढ़ी, लेकिन यहां हो गया घपला। जब डिफॉर्मेशन के दौरान जितना लिया, लिए 100 रुपए, सस्ता नेट लगा रखा है क्या इनने? फीस भी जमा नहीं कर रहे क्या तुम लोग? आ गई आ गई। क्लास क्या है यार, मतलब। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छाप लो छाप लो जल्दी से फटाफट। ये किसी को समझ तो आया नहीं होगा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई वो कहीं कहाँ? पोटेंशियल में। वो लॉस हो गई। क्या हो गई? लॉस। किस फॉर्म में? अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बस इतना याद रखना। उस फॉर्म का नाम क्या है अपन को नहीं पता। टक्कर होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है नहीं होता? लाइट भी कभी कभी प्रोड्यूस होती है, सुनाई कभी कभी हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखे हो ये सब? तो बोल सकते हैं जो भी यहाँ पे लॉस हुआ, जो भी यहाँ पे लॉस हुआ वो कहाँ गया? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? साउंड, हीट, लाइट। क्या क्लियर है भाई? अब देखो काम की बात पर आते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग गया, ठीक है। अब ये बताओ सवाल कैसे आएंगे? ठीक है, तो देखो कल हमने ऐसे सवालों को किया था कि ये मान लो एक m1 है जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक m2 है जो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। और इनके बीच में कोलिजन हुआ। ई की वैल्यू जो है दी हुई है, सपोज कुछ भी दी होगी, ठीक है, मतलब ई लेस देन 1 है। ई लेस देन क्या है? 1। तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन इन इलास्टिक है। कैसा है? इन इलास्टिक। मान लो कोलिजन के बाद ये v1 डैश और ये क्या है? v2 डैश। आपको सपोज ये दोनों दिए हैं, मतलब m1 और m2। क्या बोला मैंने? m1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई हैं और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और ये कोलिजन है एक इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा है? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। तो देखो हमें कितने अननोन है? कितने हैं? दो। कौन कौन? v1 डैश और क्या आधी इक्वेशन से काम चल जाएगा? कितनी चाहिए? क्या पूरी दो चाहिए? तो हमने कहा देखो पहली इक्वेशन तो हमें मिलेगी मोमेंटम। तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्या सिर्फ एक ही इक्वेशन से काम चल पाएगा क्या? यार हम मोमेंटम क्यों कंजर्व कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर इस पूरे को सिस्टम ले लूं तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो, कोई फर्क। क्या मानते हो? सहमत हो? एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर कितना है? मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सिर्फ हमारा फोकस एक ही चीज पे होता है। क्या इस समय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना भाई? चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड? अरे नहीं है यार। पहली इक्वेशन, क्या एक यही इक्वेशन से काम चल पाएगा? दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? दूसरी इक्वेशन हमें ई की वैल्यू दी होगी। किसकी वैल्यू दी होगी? ई की वैल्यू। तो हमें ई की वैल्यू अगर दी होगी तो हम बराबर लिखेंगे ई बराबर v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2। क्या दूसरी इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी? क्या लग रहा है, क्या समझ में आया क्या?
मतलब पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से और दूसरी इक्वेशन हमें ई से, किससे बेटे, ई से। तो दो इक्वेशन बना लेंगे और दो वेरिएबल, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? कहाँ कर पाते हो यार, तुम कितने गरीब हो, कहाँ झूठ के बोल रहे हो, है नहीं कर पाएंगे भाई। कर तो लेंगे लेकिन हमें समय उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगा। एक नॉर्मल इंसान जिस इक्वेशन को 2 मिनट में सॉल्व करता है, हम 20 मिनट में करेंगे। कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो ऐसे गरीब भाई बंधुओं के लिए देसी जुगाड़ है। कौन सी जुगाड़ है भाई? देसी जुगाड़ है। ये रहा फर्स्ट मेथड, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक मेथड जो हिंदुस्तान के हर बच्चे को आना चाहिए। अब देखिएगा सेकंड मेथड, वीसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? वीसीएम। V1 डैश की जो वैल्यू है ना, वो होगी 1 + E VCOM माइनस E टाइम्स ऑफ V1, और V2 डैश की वैल्यू होगी 1 + E VCOM माइनस E टाइम्स ऑफ V2। प्रूफ बाद में करेंगे, पहले इन फॉर्मूलों को यूज करना सीखेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो कल ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 VCM माइनस V1, क्या याद आ रहा है? 2 VCM माइनस V2 याद आ रहा है? पता है, वो इसी फॉर्मूले का स्पेशल केस है। जिसको जेवाओ याद है उसको वो बाव तो वैसे ही याद है। का लल्लू समझ में आया क्या? क्योंकि फॉर अ इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू क्या होता है? अगर ई का वैल्यू 1, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 + E और ई का वैल्यू 1, क्या ये 2 हो जाता है? तो 2 माइनस V1, ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए। तो हम ये कह सकते हैं जिसको ये याद है उसको वो वाला तो वैसे ही याद है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला मेथड दो इक्वेशंस दो वेरिएबल आराम से सॉल्व करें, दूसरा मेथड सीधे वीसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें बेटे? वीसीएम निकाल लें। क्या उसके बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, छापिए जल्दी फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। तो मेरी तरफ से तो थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब तो बस क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस। और मैंने सुना है कि क्वेश्चंस करने में तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट है, इवन स्पीड ऑफ लाइट भी बेटा शर्मा रही है इस समय। चलिए आप भी देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। दो बॉडीज हैं, एक 3 kg का और एक 1 kg का। ठीक है, दोनों बॉडीज एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं। कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद का फोटो बनाया गया है। क्या ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है? और यहाँ पर ई का वैल्यू, किसका वैल्यू बेटे? ई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? हाफ। फाइंड ए पार्ट फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कोई मुंह मत खोलिएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग collision. Loss in kinetic energy during the collision. थोड़े फास्ट कैलकुलेशंस। स्वराज कहाँ है? नहीं, वो आ रहा था ना ऑफलाइन। अच्छा पीएम करना।
क्या लग रहा है, हो गया है क्या? कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? मैंने पूछा सॉल्व कर चुके हैं? तुम लोगों से आंसर आ गए? गजब बात है, तुमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। इनका तो पता था मुझे। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? फर्स्ट पार्ट का क्या आ रहा है? 6 और 10। भाई 6 और 10 बताया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? पक्का? चलो देख लेते हैं कौन सा मेथड यूज करें, पहला या दूसरा। वीसीएम निकाल लेते हैं। 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 1, ये प्लस है बीच में, बटे 4, तो 27 प्लस 1 28 बटे 4, कितना आया? 7। क्या समझ आया? ये यहां तक हो गया। अगला इसके बाद V1 डैश निकालना है, तो 1 प्लस ई 1 प्लस 1/2 इंटू 7 माइनस, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो ई वाला जो टर्म है ना वो लिखना भूल जाते हैं। कितने लोग थे जो भूल गए थे? थैंक यू। इंटू 9, याद रखना, ये गलती मैंने बता दी है। जल्दबाजी में क्या होगा, ये वाला तो याद रहता है 1 प्लस ई, लेकिन ये वाला ई जल्दबाजी में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यहां से वैल्यू निकल के आती है 6। कितनी निकल के आती है? 6। अब अगर हम V2 डैश निकालें, तो 1 प्लस 1/2 इंटू VCM, पहला टर्म तो एज इट इज सेम ही रहता है, 1/2 कितना? 1। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 10। क्या क्लियर है भाई? आंसर निकालने के बाद वेरीफाई करने का तरीका क्या है? मोमेंटम देख लो, 6 × 18 प्लस 10 28, क्या मैच कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, क्या ये ए पार्ट सॉल्व हो चुका है? अब हमें बी पार्ट पूछा गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, जिसके पास इनिशियल स्पीड्स और फाइनल स्पीड्स हैं, क्या वो लॉस निकाल पाएगा? कैसे निकालेगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और फाइनल देख लो कितना लॉस हुआ। क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो थोड़ी सी गरीब भाई बंधुओं मेरी मदद करना, हाफ 3 इंटू 9 का स्क्वायर, क्या सही लिखा है क्या? प्लस हाफ 1 इंटू 1 का स्क्वायर, अरे सही है क्या? कितनी आ रही है? 121 बताया जा रहा है, क्या सही है क्या? सब जगह फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 इंटू V1 36 प्लस हाफ 1 इंटू 10 का स्क्वायर 104 बताई जा रही है भाई। पक्का? तो यहां से अगर हम लॉस निकालने काइनेटिक एनर्जी का, तो 122 माइनस 104 मेरे हिसाब से 18 जूल। क्या इनिशियल और फाइनल सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है इनइलास्टिक? मतलब जब यहां पर एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगी तो उस दौरान 18 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये देखी गई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये देखी गई है। क्या समझ में आ रहा है? अगर जनाब यहां पर आपसे एक और पार्ट ये पूछ लिया जाता, क्या कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, क्या इस सवाल को देखते ही तुरंत छोड़ देते? क्या छोड़ देते या फोड़ देते? क्या बात कर रहे हो यार? क्या कर पाते क्या? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन तब होती है, कब? मैं बोलता हूं जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है। लेकिन जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है, क्या पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होता है? क्या एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहा होता है? क्या वो कॉमन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाली होती है? तुम्हें समझ में आ जाता है क्या ये सब? तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपने पूछी है तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ, आप टोटल मास बता बेटे। यार वीसीएम पता है क्या बेटे? इंटू 7 का स्क्वायर, इंटू 7 का स्क्वायर है 98। भाइयों कुछ फील आ रही है? समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? मतलब अगर उस ग्राफ को मैं याद करूं, जिराफ नहीं बेटा, क्या ग्राफ को अगर मैं याद करूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी 122 थी, कितनी थी बेटे? फिर उसके बाद जैसे ही एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराई, टिक
फिर दो बॉडीज के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्या हो रहा है, दूरियां और कम हो रही है, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्या फील ले पा रहे हो? एक कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, क्या जीरो हो जाएगी क्या भाई? नहीं, मिनिमम कब होगी? क्या समझ में आ रहा है? 98। लेकिन अब ये बॉडी दोबारा से रिफॉर्म होगी, क्या होगी? रिफॉर्म होगी। जब ये बॉडी दोबारा से रिफॉर्म हो रही होगी तो जो इसने खोया वही उसको पाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार इसके साथ दगाबाजी हो गई। क्या हो गई? दगाबाजी। क्या दगाबाजी हुई? जब ये वापस से रिफॉर्म हो रहा था, क्या पूरा जितना दिया था क्या उतना वापस मिला? क्या ये कोलिजन का नेचर बिल्कुल तुम्हारे जैसा है? बिल्कुल है या नहीं है भाई? जितना लेते हो दोस्तों से क्या वापस उतना करते हो? क्या नहीं करते। मतलब 122 से 98, यहाँ गरीबी आ गई बिल्कुल। गरीबी जब आती है वो उस समय आती है जब पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। क्या गरीबी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। दोबारा से रिफॉर्म किया, लेकिन जब दोबारा से रिफॉर्म किया तो कहां तक पहुंच पाया? 104 तक पहुंच पाया भाई। क्या फील ले पा रहे हो? मतलब 98 से वापस देखो कितना खोया था, कितना गया था इसका डिफॉर्मेशन के दौरान। 122 माइनस 98 कितना होता है? 24 दिया, इस भरोसे के साथ कि वापस मिलेगा 30। कितना मिलेगा? 30। अरे 30 तो छोड़ो, 24 भी नहीं मिला भाई। यहाँ तो वापस कितना मिला? 6 मिला। क्या फील ले पा रहे हो? क्या इस नेचर में ये सिमेट्री है या नहीं है? ये नेचर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे इंसान बिहेव करता है, क्योंकि इंसान नेचर से ही तो मिलके बना है ना भाई। क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए अगला सवाल। क्या बेटे? क्या मतलब मैकेनिकल एनर्जी पे? हाँ हाँ। नहीं, इसमें हम ये बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, लॉस हो गई। ठीक है। और पहली बात तो यहाँ पर आपसे ये सवाल थोड़ी ना पूछा जा रहा है कि किसी मोमेंट पे मैकेनिकल एनर्जी बता दो। ठीक है, आपसे तो लॉस पूछा जाएगा। सिंपली क्या पूछा जाएगा? लॉस। तो लॉस तो निकाल ही सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल। 2 kg ये 4 कर लेना, सॉरी। यहाँ पे 2 बॉडीज हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और किस प्रोफाइल के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी तो ऐसा क्वेश्चन बना था जिसमें ई दे दिया था और इनिशियल वेलोसिटीज दे दी थी। देखा अभी तुमने? एक तो ई दे दिया था और इनिशियल वेलोसिटीज दे दी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है कि मान लो 2 बॉडीज में कोलिजन हुआ और कोलिजन से जस्ट पहले की वैल्यू दे दी है वेलोसिटीज की, और कोलिजन के बाद किसी एक के बारे में बता दिया, एक के बारे में नहीं बताया। और कोलिजन कौन सा नेचर है वो भी नहीं बताया। कोलिजन का कौन सा नेचर है वो भी नहीं बताया। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड ए पार्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। बी पार्ट ई। ई क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मतलब इस बार आपसे वो नेचर भी पूछना चाह रहा है। मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कोलिजन। क्या पूछना चाह रहा है? नेचर ऑफ द कोलिजन। तो अगर इस तरीके के आपके सामने सवाल आते हैं तो देखते ही क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो फोड़ो जल्दी, अब क्या कर रहे हो? शकल क्या देख रहे हो? जल्दी निकालें सभी लोग।
क्या हो गया क्या? देखो ये तो तुरंत पहला वाला तो भाई साहब इतना सस्ता है, इतना सस्ता कि उससे सस्ता तो मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं है। सीधे मोमेंटम कंजर्व कर दो। वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, V2 डैश बराबर वैसे करोगे। नहीं नहीं, वैसे तो कहां से करोगे, ई नहीं पता। सीधे क्या कर दो, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आता है तुम्हें? तो जल्दी से गरीब भाई बंधु सभी यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, इधर उधर नहीं देखेंगे। ओए हवा में कहाँ उड़ रहा है तू? इधर देख ध्यान से। उड़ा दे कबूतर बना के, नालायक। मोमेंटम 2 × 9 इसका 1 × 3m-3, 3m-3। ये माइनस कहां से आया? क्या विपरीत दिशा में जा रहा है? अगर दिशा विपरीत है तो वेलोसिटी है या स्पीड है ये? वंडरफुल। फाइनल लिखने जा रहे हैं 2 × 4। इसके बारे में नहीं पता, क्या आगे मान ले बेटे? क्या मान ले? 1 × V2 डैश। क्या तुरंत V2 डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी? क्यों भाई, क्या आ रही है? 7 बताई जा रही है, क्या सही है क्या? 7 मीटर पर सेकंड। जेलो ये पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दो। तो हमने कहा यार ये तो दिया होता था क्वेश्चन में, सर ने बताया था, आज तो दिया ही नहीं है। तो क्या करें, क्या लिख दें, डेटा इज इनसफिशिएंट? तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद है क्या? बेसिक फंडामेंटल न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन याद आ रहा है? क्या तुम्हें न्यूटन सर की याद आई या नहीं आई? तो जरा देखिएगा, ई बराबर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 7 है। कितना है? 7। तो यहां लिखेंगे 7-4। सही लिखा है क्या? अगर ऊपर आपने फाइनल वेलोसिटी में से इसमें से इसको माइनस किया है, तो इधर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस माइनस 3। यार फॉर्मूले में तो एक ही माइनस था, नीचे यहाँ 2 माइनस कैसे आ गए? क्या ये सब समझ आ जाता है क्या? कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दोगे? तो जल्दी से बताना, ये तो लग रहा है बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। क्या 1/4 आ रहा है? जैसे ही ई की वैल्यू 1/4 दिखाई दी, मां कसम तुरंत बता देंगे ये कोलिजन इनइलास्टिक है। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको वेलोसिटी दे दी एक की, दूसरे की नहीं दी, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ नेचर ऑफ कोलिजन क्या होगा। क्या तुरंत एकदम से स्ट्राइक करेंगे किसको? ई को। किसको करेंगे बेटा? ई को। आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या ई निकल के आ गया तो हम बोल सकते हैं कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। चलिए, थक गए क्या तुम लोग? कर पाओगे सवाल? झेल पाते हो फिजिक्स? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो, सिर्फ फिजिक्स ही झेल पाते हैं? चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई कबूतर। हाँ, गलत आ रहा है क्या तुम्हारा? आ तो रहा है ना? भाई कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सही आना चाहिए। लेकिन मेथड सही होना चाहिए। अब मैं इन इलास्टिक कोलिजन का ही एक बहुत ही स्पेशल केस लेने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसमें ई का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर कोलिजन हेड ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है? हेड ऑन। तो इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। मतलब यहां पर आप खुद सोचो, ई का वैल्यू 0 क्या है? 0। ई बराबर क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूर जाने की वेलोसिटी और पास आने की वेलोसिटीज। अगर ई 0 है तो कब हो सकता है? जब दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, और तो यहां पे गारंटी है इस बात की कि टकराने के बाद ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगी, टोटल मास 3 kg होगा।
खत्म हो गया। और इंटरेस्टिंग बात, अगर साथ साथ चलनी है तो उसी वेलोसिटी से चलेंगे जिस वेलोसिटी क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है वो भी परफेक्टली वाला, तो ये तो सबसे आसान है। ये तो क्या है, सबसे आसान है। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। हमको साफ साफ समझ में आ गया कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या कोलिजन के बाद बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर? क्या दोनों बॉडी एक साथ चल रही होंगी? अगर जनाब एक साथ चल रही होंगी तो आपको समझ में आ रहा है वो कॉमन वेलोसिटी तो वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। क्या ये बात मानते हो? कोलिजन किसी भी नेचर का हो, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं? क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी 0 है? तो बेटे 2 × 9 -1 × 3 बराबर क्या मैं 3 × V लिख सकता हूं? ऐसा लग रहा है यहां से 5 आ रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी एक साथ चल रही हैं और विद अ कॉमन वेलोसिटी, और वो कॉमन वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है? तो पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, बताएंगे अभी। बी पार्ट और करो इसमें। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। बेटा अपना अपना करो, मैं तुम्हारा देख रहा हूँ क्वेश्चन है तो तुम क्यों देख रहे हो? खुद से करो, चलो पेन चलाओ चल। नालायक, गधे हैं गधे। नहीं नहीं, मुंह तो खोलना ही नहीं अभी। देखना मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। नहीं हाँ, ये 85.5 है पक्का? ठीक है। क्या देखना अभी मैचिंग मैचिंग है क्या? मेरा सही है क्या? अच्छा तुम बताओगे हमें, इतने बुरे दिन आ गए हैं। क्या मतलब है, सही किया है क्या मैंने? जो तुमने किया है वही किया है क्या? क्या इनिशियल और फाइनल सही निकाली है? लेकिन ना मेरे से जे पूछा गया, ना मेरे से जे पूछा गया। मेरे से क्या पूछा गया सर? क्या मुझसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है? और बेटा अगर हमें लॉस निकालना हो, क्या निकालना हो, लॉस निकालना हो, तो वहां पर हम लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। अगर इनिशियल में से फाइनल को माइनस करें तो कितना आ रहा है? क्या 48 आ रहा है पक्का? तो ये है काइनेटिक एनर्जी का लॉस। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, इस केस में जितना लॉस हुआ है ना, इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। दिस इज द मैक्सिमम लॉस, दिस इज द मैक्सिमम लॉस। अब देखना, आपको जब ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो उस ग्राफ को देख करके वाकई में अच्छी फील आएगी। चलिए फील लेते हैं थोड़ी सी। ये जो लोग क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सर को पता नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं नहीं चाहता कि इतनी भीड़ में किसी को उठा करके उसकी गजब बेइज्जती कर दी जाए, है ना। तो इसलिए बी अटेंटिव, क्योंकि मुझे हर एक एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी पता चल रहा है और मैं ये भी नजर रख रहा हूँ कि कौन सॉल्व कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। ठीक है ठीक है भाई। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, किसका बनाऊं? काइनेटिक एनर्जी का। तो हम ये कह सकते हैं, देखो भैया पहले काइनेटिक एनर्जी जे थी, इनिशियल कितनी थी? 85.5। एक्चुअली में इन इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन तो होता है लेकिन रिफॉर्मेशन होता ही नहीं। सर क्या बोलना चाह रहे हो? एक्चुअली में इसके बाद, मतलब ये तो सबसे बड़ा बेईमान है। अरे भाई साहब दिया तो था, कब दिया था भाई? भैया मेरे पास कुछ नहीं है। ये लेगा भाई, ये लेगा, है ना।
एनर्जी में लॉस कराएगा भाई, मतलब डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? डिफॉर्मेशन इस दौरान। लेकिन अब इसके बाद बॉडी दोबारा से रिफॉर्म नहीं कर पाता। और अब यहां पर इसके बाद ये ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो वही रह जाती है जो मिनिमम है। और तुम खुद देख लो, तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी क्या सेंटर ऑफ मास के बराबर करी है तुमने? और तुम जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, क्या निकालते थे? मिनिमम। तो ऐसे ही तो निकालते थे, हाफ टोटल मास इनटू वीसीएम का स्क्वायर निकालते थे। वही तो किया है। और ये वाली एनर्जी जो इस सवाल में आ रही है वो कितनी आ रही है? 37.5 जूल। ये होती है हकीकत। और ये पूरी जो गैप है, गैप जो कि समय 48 जूल का है, कितने का है? 48 जूल का, ये लॉस में चला गया। मतलब इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बॉडी की शेप डिफॉर्म तो होती है लेकिन रिफॉर्म नहीं होती। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डिफॉर्मेशन के दौरान उस बॉडी के अंदर ऐसे फोर्सेस जनरेट ही ना हुए हो कि उसको एक्चुअल दोबारा से उसकी शेप को रिफॉर्म करने में उसकी हेल्प करें। सर फील नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर पे बैठे हुए थे, ठलुआ घर गए हुए थे, तो माँ खाना बना रही थी, है ना। तो क्या था कि इस तरीके का एक बॉक्स वहां रखा हुआ था, तो तुम ठलुआ थे, तो तुमने क्या किया, माँ जब खाना बना रही थी तो वहां गीला आटा रखा हुआ था, तो तुमने उस गीले आटे को लिया, बचपन में गेम खेलते थे, सांप बना लिया, कभी कुछ बना लिया, तो वही तुम्हें अपने बचपन की याद आ गई, तो तुमने लिया और तुमने बनाया उसका लड्डू। क्या बनाया? लड्डू। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, तुमने क्या किया, एकदम से तेजी से, उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है लेकिन तुमने क्या किया, उस लड्डू को, वो लड्डू किसका बना हुआ है? गीले आटे का। ठीक है। उस लड्डू को जो बॉक्स रखा हुआ था एकदम से सटक दिया उसको। ठीक है ना। जैसे ही तुमने उसको एकदम से कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद बेचारा कितना गरीब है यार, टूट गया भाई ठीक है। तो जैसे ही कोलिजन हुआ और वो जो लड्डू तुमने बनाया था वो जैसे ही टकराया, मान लो ये रहा वो लड्डू, तो क्या वो लड्डू इससे चिपका के पीछे वापस जाएगा क्या? क्या वो लड्डू इससे चिपक जाएगा क्या? क्या उसके बाद दोनों साथ साथ चलेंगे? क्या वो लड्डू अब लड्डू रहा क्या? नहीं रहा भाई। क्या उस लड्डू की शेप चेंज हुई या नहीं हुई? क्या बॉडी में डिफॉर्मेशन आया कि नहीं आया? क्या वो दोबारा से रिफॉर्म हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि उस गीले आटे के अंदर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ऐसे फोर्स जनरेट ही नहीं हुए जो उसको दोबारा से उसकी एक्चुअल शेप को रिगेन करने में उसकी क्या करते? मदद करते। क्या भाई समझ आया क्या? और ये इंस्टेंट होने के बाद भी बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद लगी चप्पलों और लात घूसों की मार। ठीक है, वो पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। किसमें पढ़ेंगे भाई? अगले एपिसोड में। तो इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन भाई? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पर डिफॉर्मेशन तो होता है लेकिन रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, या हम कह सकते हैं इन दैट सिचुएशन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ये सारी बातें मैंने पहले बताई थी, लेकिन आज मैं इन सभी को क्वेश्चंस के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लग रहा है मुझे फील बहुत अच्छी आ रही होगी। तो छाप लो जल्दी फटाफट। अगर छाप लिया है तो कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो उसे लिख लो। अच्छा वो भी लिख लिया। और मैंने बताया था नोट्स किसके लिए बना रहे हो? इम्प्रेस करने के लिए। किसको? अपने आप को नहीं, उसको है ना। किसको? ये तो तुम्हें पता होगा भाई। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ें क्या बेटा। अब 2 मिनट का पॉज है और अभी तक जो पढ़ा है उसको देखो और किसी को डाउट है तो फटाफट पूछो। आज जो पढ़ा है वही, यूनिट एंड डायमेंशन मत खोल लेना। या तो आप मेरे से डाउट पूछना, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा फिर। ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ जाता है तुम लोगों के? हैं? कौन सी लैंग्वेज है ये? तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तुमने तो पक्का फिक्स है तुम्हारा, तो ये ठेला लगेगा यहाँ पे जिसमें पोहा में रजनीगंधा बेच के तुम खिलाओगे। तो हाँ फिक्स है, फ्यूचर सिक्योर है तुम सबका, तुम टेंशन वेंशन लो मत लो, तुम्हारा प्लेसमेंट होना तय है। तुम तो ये मान करके चलो कॉलेज पहुंचो या ना पहुंचो। हाँ बेटा चलिए। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगा रही होगी, और वो तो जब कोलिजन हुआ तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे नॉर्मल ही लगा रही है, तो नॉर्मल तो उस बॉडी पे टुवर्ड्स द बॉडी ही लगेगा, चाहे डिफॉर्मेशन हो रहा हो या रिफॉर्मेशन हो रहा हो, तो फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। सवाल समझ में आया? इन्होंने कहा कि सर जब डिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन हुआ उस समय आपने फोर्स का डायरेक्शन तो सेम लिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं जरूरी है, क्योंकि मैं यहां पर सपोज इस बॉडी की बात कर रहा हूं और ये बॉडी इससे टकराई, अगर ये बॉडी इससे टकराएगी तो इस पे फोर्स क्या इधर ही लगाएगी? पहली बात तो कौन सा लगाएगी? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? जब नॉर्मल पढ़ाया गया था वहां चिल्ला चिल्ला के ठोक ठोक के बताया गया था कि नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज बी एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी। क्या याद आ रहा है? तो जब M1 M2 से टकराएगा जब तक M2 इसके कांटेक्ट में रहेगा क्या फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा? क्या क्या फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा या नहीं लगेगा? चाहे रिफॉर्मेशन हो चाहे डिफॉर्मेशन हो। नहीं आया समझ? चलिए अगला सवाल। तुम लोगों को डाउट नहीं आते क्या? हाँ मोटिवेट। मोटिवेशन का काम आया। ठीक है बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जैसा हम इलास्टिक कोलिजन में बोल रहे थे कि जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो उस दौरान जो भी एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्सेस लगाए, ये गारंटी है वो कंजर्वेटिव नेचर के रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल पाया था क्योंकि इन द इन द होल प्रोसेस मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? कंजर्व थी। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व सिर्फ तभी रह सकती है जब इंटरनल फोर्सेस का नेचर कैसा हो? कंजर्वेटिव हो। क्या ये बात याद है? लेकिन आपको याद होगा जब हमने बात करी इन इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात करी? इन इलास्टिक कोलिजन की। उस समय क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? क्या नहीं है। क्या इनिशियल बराबर फाइनल है? क्या नहीं है। क्या यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है? हुआ है। अगर मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है तो इसका मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी उस दौरान जो फोर्सेस लगा रही हैं वो कंजर्वेटिव होंगे या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। अगला सवाल। अबे टुन टुनाओ। एक तो यार कितनी बार मैंने आज तक कभी बोला कि आपको अपना फोन को साइलेंट मोड में रखना है? अच्छा साइलेंट नहीं हो पा रहा क्या? ला मुझे दे एक बार में साइलेंट। ला इधर ला। अबे ला भी साइलेंट कर दूं। बताओ कितने घटिया फोन यूज करते हैं, 2 बार साइलेंट कर लिया तब भी साइलेंट नहीं हो रहा। मैं तो एक ही बार में कर दूंगा साइलेंट, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? दे तो सही तू एक बार। हमेशा के लिए परमानेंट साइलेंट। चलो स्केल वाला बंदा नहीं दिख रहा।
कहाँ है कि नहीं है आज? भाई तू बड़ी पोजीशन बदल रहा है। तू तो मॉलिक्यूल की तरह ऑक्सीलेट कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। स्केल अभी भी दिखा रहा है, मोटिवेट कर रहा है मुझे तोड़ने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे डाउट तो पूछो यार तुम। डाउट मतलब सब क्लियर है, क्लीन स्वीप। कुछ समझ ही नहीं आया तो डाउट कहां से आएगा? सब क्लियर हो गया क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब जाके तुम्हें बात समझ आई है तो अब हंस रहे हो हैं? अच्छा वो 3 कैटेगरी डिफाइन कर रखी है ना। वैसे तो हम ये केस देख चुके हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के लिए देखा था, इसलिए अभी नोट करना शुरू करें। भैया कौन इतना तड़प रही है, तू फोन उठा ले। फोकस फोकस। वो सही कर लो तुम। देखो जो स्पेलिंग स्पेलिंग ना मेरे को मत बताया करो सही। मैं फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ कि अंग्रेजी की? और भाई की अंग्रेजी इतनी वीक है कि मास्टर ने भी कह दिया कि इसको नहीं है पढ़ाना। तो ऐसा है, देखो अंग्रेजी अंग्रेजी भाई से मत पूछा करो। एक ही तो सब्जेक्ट है जो आज तक कभी समझ में नहीं आया। देसी लोग हैं या गरीब लोग हैं क्या? गरीब नहीं है, देसी। अच्छा। गजब। गजब कर रहे हो यार तुम। शांत रहो, बस हो गया। ऐसा करो, उसको उखाड़ के घर ले जाओ तुम। क्या है? किधर? यहाँ पे? अच्छा। कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों का। चाहे कुछ ना आता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस फुल है। जीवन में बहुत आगे जाओगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ठीक है,
जिसको आता होगा ना उसको, उसके सामने तुम इतने धाकड़ में बोलोगे कि वो ही लगेगा भाई तू ही सही बोल रहा है, वो तो अच्छा है कि मैं हूं यहाँ पे। जरा ध्यान से देखिए भाई। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन के एक बहुत ही स्पेशल केस की, और ये स्पेशल केस है कि सपोज एक बॉडी जो है उसका बहुत ज्यादा मास है और दूसरी बॉडी का जो मास है वो बहुत कम है। ऐसा केस हमने कल इलास्टिक कोलिजन के लिए भी देखा था, आई होप शायद आपको याद हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक की बॉल फेंक करके मारी ट्रक में, किसमें मारी, ट्रक में। इतना तो तय है कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, ट्रक पे घंटा भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ऐसा होगा बॉल जैसी लगेगी ट्रक एकदम से एक्सेलरेट करने लग जाएगा, या एकदम से बॉल मार के तुम ट्रक को रोक दोगे? है, एकदम से ट्रक सामने से आ रहा था, बॉल फेंक करके मारी, ट्रक रुक गया। ये तो बस साउथ इंडियन मूवीज में ही हो सकता है ना। साउथ इंडियन मूवीज में फिजिक्स की सारी लॉ क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। वो तो बुलेट से ट्रक को पूरा घुमा देते हैं 4 बार, और एक एक मारते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सारे लॉ क्या हो जाते हैं, फेल। लेकिन हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। तो ये m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो m2 है ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, हमसे बोला गया कि कोलिजन के बाद बताओ कि इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। तो हमने कहा वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें बताया गया था। तो हमने कहा सबसे पहले वीसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वीसीएम। तो वीसीएम का एक्सप्रेशन ये होता है। लेकिन m2 m1 से बहुत ज्यादा है, तो हमें इस बात का थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए। तो जो हैवी है उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि वही सबको परेशान कर रहा है। जो हैवी है उसे बाहर निकाल लिया। ऐसा मैथ्स में किया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि m1 अपॉन m2, ये टेंस टू क्या हो गया, 0। ये भी टेंस टू क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, सिर्फ v2। ये कल भी आया था, कल मैंने बताया था इसको। देखो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अगर एक बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 0 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 के आसपास होगा, अप्रोचिंग टू 0 होगा। ऐसे बोल सकते हैं 0.000, जितने जीरो लगाने लगा लो, उसके बाद में क्या लगा देना, 1। तो हम ये कह सकते हैं वीसीएम v2 के बराबर तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, है ना। मतलब ये बात तुम बस याद रखो, तुम्हारे इस प्रोफाइल के सवाल इसी बात से बन जाएंगे अगर तुम्हें इतनी सी बात याद रह जाती है कि अगर हैवी बॉडी के साथ कोलिजन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही लेंगे जो किसकी वेलोसिटी है, हैवी बॉडी की। अगर इतना याद रह गया तो आगे तो तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी बताओ, तो ऐसे लिखोगे 1 प्लस ई वीसीएम माइनस ई टाइम्स ऑफ v1। अगर हैवी बॉडी हो तो वीसीएम मत निकालना, सीधे इसकी वैल्यू को किसके बराबर कर देना, v2 के बराबर। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें बोल तो दिया सर ने कि वीसीएम v2 के बराबर होगा। v2 कौन है, वो बॉडी की वेलोसिटी जो क्या है, लाइट या हैवी, हैवी, दैट्स ऑल। ये एक्सप्रेशन हमें याद है, वीसीएम की जगह v2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यही काम हमने v2 डैश में किया। जब हमने v2 डैश में यही काम किया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं e टाइम्स ऑफ v2 और माइनस के e टाइम्स ऑफ v2, क्या ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो v2 डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, मतलब जो बॉडी हैवी है, क्या है, हैवी। तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, वॉट एवर द नेचर ऑफ द कोलिजन, जो बहुत हैवी है उसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला तो सेम रिजल्ट आपने कल भी देखा था, अरे देखा था कि नहीं, आपको याद होगा। इलास्टिक कोलिजन में तो यही आया था। तो इस प्रोफाइल के अगर आपके सामने सवाल आएंगे तो क्या लगता है सॉल्व कर पाओगे क्या। तो जरा देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, find the final velocities just after the collision. Find the final velocities just after the collision. है भाई, कह रहे हैं मास नहीं दिया। क्या कह रहे हैं भाई, जहां मास नहीं दिया वहीं पे इसको बिठा देंगे। है? कल ये बात बताई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस में बिना मास दिए भी आंसर आ जाता है, क्या तुम्हें याद आ रहा है क्या। गलती मत कर देना, बता दिए।
कितना आ रहा है? -20। अभी रुक, तैयारी कर लो फिर, गोलियां बरसेंगी। गलत कितना आ रहा है? 35/2। हाँ, -35/2। देख लो कितना कम ज्यादा आ रहा है, जितना कम ज्यादा आ रहा है जोड़ लो घटा लो, लाना आंसर कितना है? 35/2। देख लो माइनस के साथ। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस गलती कैलकुलेशन एरर हो सकता है, और जो कुछ लोगों ने कर दिया होगा क्योंकि वो इनका फेवरेट काम है। ठीक है, देखो ये तो मैं बता सकता हूं, इसकी वेलोसिटी तो 10 ही होगी इस दिशा में, क्या बोल सकता हूं? तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो सबसे टफ पार्ट है वो मैंने सबसे पहले कर दिया। V2 डैश की वैल्यू आएगी -10। कितनी आएगी? -10। क्या ये तुम लोगों ने भी कर लिया था क्या? लेकिन अगर V1 डैश निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 + e की वैल्यू 1/2 इंटू VCM। लेकिन VCM वही होगा जो हैवी बॉडी का है, बस यहाँ ही गलती हो जाती है, ये -10 होगा। ठीक है, इसके बाद भी -e, इसके बाद क्या आएगा? V1 है ना, तो V1 की वेलोसिटी आएगी जो कि कितनी है? 5। देखो ये एक्सप्रेशन है, क्या गलती हुई थी? अच्छा नहीं हुई थी तब भी नहीं आया आंसर? अच्छा आ गया था क्या? तो यहाँ से 35/2 और मैं बोल सकता हूँ -7.5 मीटर/सेकेंड है। हाँ लिखा तो सही है ना? क्या लग रहा है, क्या ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम लोग कर पाओगे? पक्का? टफ तो नहीं है ना यार? क्या बात कर रहे हो? क्या आगे बढ़ा जाए? ओके वंडरफुल। कितने बजे क्लास एंड हो जाती है? अरे शांत शांत, 7:30 पे अपने आप बंद हो जाती है? अरे कौन तुम में से ईमानदार कौन है? वो बिल्कुल बेईमान है। अरे यार शांत हो जाओ। 7:15 के बाद 30 मिनट और एक्स्ट्रा चल सकता है। ठीक है, और बेटा अगर 7:30 पे बंद हुई, लात घुसे पड़ेंगे बाहर, याद रखिए। ठीक है ठीक है, चलो आज देख लेते हैं, आज देख लेते हैं, पता चल जाएगा, है ना? वैसे भी ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डलवा रहा हूँ, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है वो समझे आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 2m मास जिसकी कोलिजन से जस्ट पहले V0 वेलोसिटी दी हुई है। कितनी दी हुई है? V0। अब हम यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एक साथ यूज करेंगे, और इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको जेई एडवांस में बहुत देखने को मिलते हैं, होते बहुत आसान है। यहाँ पर ये जो m पार्टिकल आप देख पा रहे हैं ये रेस्ट पर है। ये किस पर है बेटा? रेस्ट पर है। और यहाँ पे जो E है, क्या है? E का वैल्यू कितना दिया है? 1/2। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी V0। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ब्रैकेट में V0 so that just after the collision so that just after the collision a particle of mass m can complete the vertical circular motion।
कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये जो ये है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है। क्या है बेटा? स्ट्रिंग। कुछ लोगों ने तो अभी नोट्स निकाले हैं बाहर जस्ट। हाँ, पेन निकाल रहे हैं, ढक्कन खोल रहे हैं पेन का। है क्या रहा है? √5GL। अच्छा, सेम ही आ गया क्या? अच्छा, डेटा इतना अच्छा दिया है क्या? देखो पहले, अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस, पहले एक बात बताना मुझे, इस एम मास को मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी होगी? √5GL। लेकिन इससे पहले तो हम वेलोसिटी खुद देते थे, लेकिन आज यही वेलोसिटी इसको किससे मिलेगी? कोलिजन के थ्रू। मतलब आज जो इसको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो कौन देगा? 2m देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्या बोल सकते हैं? जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब मैं बोल सकता हूं v2 डैश, ये सेकंड बॉडी है, तो v2 डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? √5GL। लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे v2 डैश नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? v0 पूछा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? तो अब इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद आप क्या करें, आप सीधे या तो वही फॉर्मूला लगा दें, v2 डैश बराबर क्या था? 1 + e v com माइनस e टाइम्स ऑफ v2। मैंने v2 डैश इसलिए यूज किया क्योंकि v2 डैश मुझे पता है। अब आप क्या ये बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप लिखेंगे 2m इंटू v0/3m। क्या m से m कैंसिल? क्या ये वैल्यू आपकी 2v0/3 आ रही है? आपको एक्चुअली v0 निकालना है। क्या निकालना है? v0। तो ध्यान से देखिएगा, v2 डैश की वैल्यू क्या लिखूंगा? √5GL बराबर 1 + e की वैल्यू इंटू VCM। VCM कितना? -1/2 इंटू v2। लेकिन v2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। वो किस्मत अच्छी है इस बार कि वो ये 3/2 बन जाता है, तो यहां पर आपकी ये जो वैल्यू है v0, ये भी क्या आ जाता है? √5GL। पीछे वाले सोच रहे हैं ये तो मैंने पहली बार में बता दिया था बिना सॉल्व किए। अरे वो डेटा इस तरीके का लिया हुआ है इसलिए √5GL आ गया आपका आंसर। लेकिन आपका आंसर v2 डैश पूछा गया था, v0 पूछा गया था। तो आपको इस प्रोफाइल के क्वेश्चन भी जनाब देखने को मिल सकते हैं जिसमें कोलिजन होने के बाद की आपको कंडीशन दी होगी कि मिनिमम वेलोसिटी क्या दें। हाँ बेटा, लग सकता है। अरे भाई मोमेंट क्या किया तुमने? क्या दोनों की इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मानी है? क्यों? बट जब ई का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, 0 क्यों बोल दोगे भाई? ऐसे नहीं करते, सोचो, गलत है। ठीक है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो तो इसके लिए कंडीशन लगाओगे कि इसी के लिए लगा दोगे? इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ये सर्कुलर मोशन कर पाए, तो हम ये कहेंगे कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5GL। तुमने जाई पे कंडीशन लगा दी कि 0 कर दो फाइनल। तो √5GL, क्या समझ में आया? फिर इसके बाद ये वैल्यू पुट करी तब आपकी v0 निकल के आई। क्या इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे? दैट्स ऑल। डिस्कशन निकालिए आगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। रेस तो थी नहीं,
SCV नहीं, शीट भी तो बची थी। हाँ शीट, शीट बची हुई थी, निकाल लें जल्दी से। बातचीत मत करें। यस, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं तो उठ के चले जाओ अगर नहीं बैठ सकते हो तो। और डिस्कशन करने दो, कल भी रह गया था, ठीक है, और आज कंप्लीट करना है हर हालत में, ठीक है। मैं O2 डिस्कस कर रहा था, और O2 में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वो 29 और 30 था। क्या ये बात याद है आपको? अब हम, एक और क्वेश्चन बचा था O2 में, दैट वाज द 31, ठीक है। तो अब हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 31 में कॉलम 1 में आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बी ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, बी और सी में डाउट आ रहा है, ठीक है। देखो जब भी हमें ये देखना होता है कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, तो बेसिकली हम किसको फोकस करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स को, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही है जो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करेगा। अब देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे इस ब्लॉक को छोड़ा, क्या होगा इस ब्लॉक के साथ? क्या ये नीचे की तरफ जाएगा? क्या हम कह सकते हैं इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा? क्या मानते हैं इस बात को? अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स देखो इस पूरे सिस्टम पर, तो यहाँ पर इस पुली से क्या एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? इधर जैसे ये घूमना शुरू करेगा तो पुलिस रोप के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाएगी या नहीं लगाएगी? तो एक बात बताओ, अगर ये नॉर्मल फोर्स इधर है तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को क्या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, ये तो हर किसी को समझ में आ जाता है। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। तो धीरे धीरे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा। तो मैं कहता हूं क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स है? तो लोग कहते हैं नहीं, जीरो है। लेकिन बेटा यहाँ जीरो नहीं है। जैसे ये मूव करेगा तो ये रस्सी जो पुली के कांटेक्ट में, क्या ये पुली इस पे फोर्स लगाएगी? अरे लगाएगा या नहीं? तो मैं लग रहा हूं क्यों लगाएगी? तो एक काम करना, इस रस्सी के नीचे यहाँ अपनी उंगली रख देना और इसको नीचे आने देना। क्या कुछ फील होगा तुम्हें? क्या तुम्हारे उस फिंगर के ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स इस तरीके से होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे भी जा रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, सी पार्ट। सी तो बहुत लॉजिकल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आप खुद लॉजिकली अगर सोचें तो बंदर है, ब्लॉक नहीं है, और दोनों का मास आई थिंक क्या दिया हुआ है? सेम। तो पता है ये भी ऊपर जाएगा, और ये बंदर है, ब्लॉक नहीं है। जब ब्लॉक ऊपर जाता था तो वैसे इधर ब्लॉक होता तो कहां जाता? नीचे। लेकिन ये बंदर है तो बंदर तो रस्सी को खाएगा ना। मतलब खाने का मतलब क्या? रस्सी को क्या करेगा? ऐसे नीचे की तरफ फेंकेगा। तो बंदर भी ऊपर जाएगा और ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। एससीबी में ऐसा क्वेश्चन आता है, एनएलएम में। किसमें? एनएलएम में। यहाँ पे मिरर रखा होता है, केले लटके होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर दोनों का मास सेम हुआ तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा अगर मास सेम है तो। कैसे बोला? इसके लिए देखो, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। इसकी बात करो, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या दोनों पर सेम फोर्सेस हैं? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? मतलब अगर यहाँ पे तुमने एक मिरर लटका दिया और जब बंदर ऊपर मूव कर रहा होगा तो क्या बंदर अपने थोपड़े को हमेशा उसमें देख पाएगा? क्या वो मिरर हमेशा उसके सामने रहेगा?
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एससीवी का, पता है तुम्हें? इसी बात के लिए तो अवार्ड मिला है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है। तो जब पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो बताना सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, नीचे या ऊपर? ऊपर जाएगा। अभी समझ आ गया? ठीक है भाई। S2 में 2 क्वेश्चंस थे। क्या हुआ? खड़े हो जाओ। अबे टेंशन सिस्टम के अंदर है बाहर है? सिस्टम कौन है तेरा, मैं या तू? ना हम ना तुम। स्ट्रिंग ब्लॉक्स इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार क्वेश्चन को प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसका मास 100 kg, ठीक। इसने ब्लॉक को सपोज आगे फेंका, पुश किया है विद सम वेलोसिटी। अगर इस ब्लॉक को वेलोसिटी हमने v दे दी तो आपको ये समझ में आ रहा है इस ब्लॉक प्लस मैन पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आगे v वेलोसिटी दी है, इसका मास है 50, इसका मास डबल हो गया तो गारंटी है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? आधी। ये समझ में आ रहा है? कितनी स्पीड से इधर मूव करेगा? v/2 से, ठीक है। यहां से कोई दन दना के चला हुआ आ रहा है, कौन आ रहा है चल करके? b आ रहा है। कितने से आ रहा है? 5 से। मास कितना है? 100। ये क्या करता है, इस ब्लॉक को कैच करता है, उसके बाद दोनों इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसके बाद इस ए और बी के बीच की जो दूरियां हैं वो कांस्टेंट हो गई। दूरी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? क्या दोनों एक साथ चल रहे होंगे? मतलब मैं ये कह सकता हूं फाइनली पूरे सिस्टम का मास है 150 केजी। कितना है? 150 केजी। क्या पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में v/2 से चल रहा होगा? हमें v पूछा गया है। क्या पूछा गया है? v। चलिए अब मैं इस सिस्टम की अगर बात करूं, क्या इस सिस्टम के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं? तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? 50v। सही लिखा है क्या? इसका क्या लिखोगे? सही है क्या? फाइनली पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में v/2 से मूव कर रहा है। अगर v/2 से मूव कर रहा है तो क्या लिखूंगा? -v/2 इंटू 150। क्या समझ आ रहा है? दिस इज 75v। देखिए यहां से v आ गया, क्या आ गया? v आ गया। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। खत्म हो गया। मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन कितनी बार लगाया है? 2 बार। पहले मैंने किसको सिस्टम का पार्ट माना? ए और बी को, मतलब ए और ब्लॉक को, ए और ब्लॉक को। फिर मैंने दोबारा से लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन ब्लॉक और इसके लिए। क्या समझ आया? क्या सॉल्व हो पाएगा? ओके वंडरफुल। एक और दिया था 10। 10 का पहला और तीसरा तो हो जाता है, होता है या नहीं होता? अगर जिन लोगों से नहीं हो पाया पहला और तीसरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्लास खत्म होने के बाद संकल्प के बाहर कटोरा लेकर के बैठ जाना, कोई आएगा तो कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगा। क्या इस पहला और तीसरा वाला हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं? ओके वंडरफुल। ये बताओ कि सेकंड पार्ट बी पार्ट कितने लोगों से हो गया था बिना देखे कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में? बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता कहना क्या चाह रहा है। रस्सी की टोटल लेंथ 12 और ये इस बार इसको फेंका तो है, लेकिन इसको बार इसको ऐसे फेंका है और इनके बीच का ये जो एंगल है ये कितना है? 120। तो इस दिशा में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं करेगा। कब तक कोई दिक्कत नहीं करेगा? जब तक कि रस्सी टाइट नहीं हो जाती। और रस्सी टाइट कब होगी?
जब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2l। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? ये रहा m, और इस समय जस्ट रस्सी के टाइट होने से पहले इसकी वेलोसिटी इधर v नॉट है। कितनी है? v नॉट। क्या ये समझ आ गया? अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल कितना होगा? v नॉट। बिल्कुल ही। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो एक बात बताओ, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक तो रस्सी के अलोंग जो कि कितना होगा? v नॉट cos थीटा, और एक रस्सी के परपेंडिकुलर जो कि कितना होगा? v नॉट sin थीटा। देखो इस वाले कंपोनेंट पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एकदम से इंपल्स लगेगा तो क्या इंपल्स का टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा? इंपल्स का टेंशन, सॉरी, टेंशन का इंपल्स। पीछे वाले सोच रहे हैं कुछ भी पहले बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग है, तो रस्सी के अलोंग ही चेंज आएगा, रस्सी के परपेंडिकुलर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही होगा चेंज, है ना? और ये मुझे पता है, रस्सी के अलोंग क्या मैं पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं या नहीं? अगर इस पूरे को मैं सिस्टम ले लूं तो टेंशन फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो बताना इनिशियल मोमेंटम, रस्सी के जस्ट टाइट होने से पहले मोमेंटम बताओ रस्सी के अलोंग कितना है? अरे है या नहीं है? और टाइट होने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या इसके अलोंग सेम होगी? तो उसको लिख सकते हैं 2mv। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, मुझे पता है कि जस्ट टाइट होने के बाद ये वेलोसिटी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी। उस दिन निकाल चुके हैं, नहीं निकाल पाए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से, लेकिन सबसे बड़ा लोचा तो थीटा का ही है। अब थीटा निकालने के लिए यहां लगानी पड़ती है, मैंने सुना है ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये एल है। साइन रूल नाम की एक चीज पढ़ाई थी, क्या तुम्हें आती है? तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, थीटा के अपोजिट लेंथ कितनी दी है? एल, बराबर ये वाला एंगल पता है, साइन 120 बटे 2l। क्या साइन 120 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? सही लिखिए क्या? क्या यहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी? एक बात बताओ, जिसके पास साइन थीटा आ गया क्या उसके पास कॉस थीटा नहीं आ गया? खत्म हो गया। यही है क्वेश्चन, साइन रूल का यूज करना है, मैथ्स है। क्या है? मैथ्स भी सिंपल वाली है। कर पाओगे कि नहीं? अब क्या करोगे? हो गया खत्म, तो वापस करना ही है, कर लोगे क्या? तेरे सब पैकअप करके बैठ गया? जी देखो, मतलब बैग इनका पैक है, बस ये मैराथन में है, बस जैसे मैं बोलूं और निकल जाएंगे। मतलब ये ऐसा लगता है ये जो डिस्कशन चल रहा है ये मेरे लिए चल रहा है क्या? है? और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करना है, बोला है ना यार? तब हर दिन वही नौटंकी फिर शुरू हो जाती है। मतलब आधी जनता बैग पैक करके बैठी हुई है। कंट्रोल एससीवी लो। क्या? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है मोशन, एमजी नहीं लग रहा है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़, ठीक है? ये पहले एक काम करते हैं, क्लास पता नहीं कब ऑफ हो जाए, पहले होमवर्क दे देता हूँ, है ना? 1 मिनट, रेस दिखाना कौन सी थी? 1 मिनट दिखाओ दिखाओ, पहले ये देख लूं कि उसमें रेस में क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के पार्ट के हैं या नहीं है। पचास से पहले तो हो चुकी हैं। क्यों भाई, इस पे रख के खाते हो क्या खाना? ये चितड़े उड़ा रही है। संभल नहीं रही है नालायकों से। होमवर्क लिख लीजिएगा, ठीक है? रेस नंबर 50 कंप्लीट, रेस नंबर 50 कंप्लीट, शीट दीजिएगा।
O1 में काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसलिए प्रॉपरली नोट डाउन करें, बातचीत बिल्कुल भी ना करें, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। 17, 20, ये O1 में दिया जा रहा है होमवर्क। किस में दिया जा रहा है? O1 में। 24, 25, 31, 32, 37, 38, 39, ये आपका O1 में है। S1 में लिखिए, बातचीत नहीं। 19, 20, 15, O2 में 14, 15, 26, 27, 28। क्या लगता है? नहीं, ये पूछा थोड़ी ना जा रहा है, करना है। क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए ऐसे भी निकालिए। हो जाएगा, किसी को भी ले लो, सिस्टम फर्क ही नहीं पड़ता उससे, आपका आंसर सेम आएगा। दिखा देना गलती करी होगी। इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है पूरे सिस्टम का। नीचे से नहीं निकल पा रहा है तू? फिटनेस बनाओ, फिटनेस। चलिए, सॉल्व तो करके आए होंगे। मैकेनिक्स की एससी भी जरूर सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि जेई एडवांस में एज इट इज सेम क्वेश्चन जो आपके एससीबी में है, वही सेम क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जेई एडवांस में पूछे गए हैं। और ये ट्रेंड पिछले 3 या 4 सालों में बहुत ज्यादा फॉलो